नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीके गार्जियंस में। तो दोस्तों, आज है अपनी क्लास नंबर 3। भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे आज टॉपिक नंबर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, भारत के इतिहास में ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो इसको आज हम पूरा सब कवर करेंगे। पहले इसके जितने भी हो सकते हैं पूरे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स को डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आता है अपना हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कांस्य से संबंधित जितने भी औजार थे, जितने भी कांस्य के जो आभूषण थे, ठीक है, और जितने भी कांस्य से संबंधित जो भी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती हैं, उन सभी का इस्तेमाल मनुष्य के द्वारा किया जाने लगा था इस सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको याद में रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहला शहर जो खोजा गया था या जिसकी खुदाई की गई थी वो था हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जॉन मार्शल, ठीक है, इस नाम को आपको थोड़ा याद रखना है। जॉन मार्शल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है जॉन मार्शल ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध ऐतिहासिक काल या कांस्य युग से है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कांस्य युग वही युग है जिसमें कांस्य का उपयोग होने लगा था उस टाइम के मनुष्य के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, तकरीबन हम इसको राउंड फिगर में अगर माने तो करीब करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी ये सभ्यता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कुल क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली थी ये सभ्यता। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा। ठीक है, उत्तरी बिंदु मांडा जो कि जम्मू कश्मीर जिले में था, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, जिसे 1982 में जगपति जोशी व मधुबाला ने खोजा था। ठीक है दोस्तों, हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका उत्तरी पॉइंट, ठीक है, उसका दक्षिणी बिंदु, उसका पूर्वी बिंदु और उसका सॉरी, ये साउथ आएगा इधर में, उसका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ये कौन कौन से थे। ठीक है, तो इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने बताया कि जो उत्तरी बिंदु था वो था मांडा, जम्मू कश्मीर जिले में। ठीक है, इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु था वो था दायमाबाद, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में। ठीक है, और नदी थी प्रवरा नदी। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। इसी तरह से जो पूर्वी बिंदु था हमारा वो था आलमगीरपुर, मेरठ, जो कि यूपी में पड़ता है, और यह था अपनी जो हिंडोन नदी है, हिंडोन नदी उसके किनारे स्थित था। इसे 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था। और इसी तरह सभ्यता का जो पश्चिमी बिंदु था वो था सूत का ग्रैंडोर, जिसे पाकिस्तान में दास्ता नदी के किनारे स्थित माना गया है। ठीक है, इसे मार्क ऑरेल स्टाइन द्वारा खोजा गया था। तो ये हमको जो चारों बिंदु हैं, जैसे उत्तर में हो गया अपना मांडा, उसके बाद में दक्षिण में हो गया दायमाबाद, पूर्व में हो गया आलमगीरपुर और पश्चिम में हो गया सूत का ग्रैंडोर। इन चारों को हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इन चारों को आप स्लाइड में अच्छे से समझ सकते हैं जैसा कि हमने बताया है। इस चारों को याद करने के बाद में, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपके समझने के लिए हमने एक मैप बनाया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे फैली हुई थी। ठीक है, जैसा कि हमने बात की थी जो मांडा था, देखिए दोस्तों ये मैप में हमको दिखाई दे रहा है, ये मांडा जगह है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये उत्तरी जो पॉइंट बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का वो था
इसी तरह से आलमगीरपुर, देखिए दोस्तों ये रहा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। और दक्षिणी बिंदु हम ये देख सकते हैं यहाँ पे दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, प्रवरा नदी। और इधर में आके सूत का गैंडोर देख सकते हैं हम, ये पाकिस्तान में पड़ता है, इधर में ये सूत का गैंडोर हो गया, ठीक है। अच्छा, हमसे एग्जामिनर देखिए घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने इसकी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी लिखी है। आप देख सकते हैं कि जो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और जो उत्तर से दक्षिण है वो 1400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम करीब 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी आकृति अगर हम इसको मिलाते हैं तो एक त्रिभुजाकार एक आकृति बनती है, ऐसे अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे एक करीब करीब एक त्रिभुजाकार की जैसी आकृति बनती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे स्थल हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उनमें आपको दिखा देते हैं, जैसे सूरकोटड़ा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं तो धोलावीरा हो गया, ठीक है, चनहुदड़ो हो गया, ठीक है। ये इधर में मोहनजोदड़ो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना, ठीक है, बालाकोट हो गया। और ऊपर में चलते हैं तो यहाँ पे अपना हड़प्पा हो गया, ठीक है दोस्तों, ये रावी नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, ठीक है। इसी तरह से ये कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, ठीक है दोस्तों, ये मीताथैल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ठीक है, ये रोपड़ हो गया। ये सारे मैप में आप अच्छे से समझ सकते हैं और उससे इस मैप के थ्रू हमको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उस टाइम पे कौन सा स्थल किस जिले में था, किस नदी के किनारे था। तो इस मैप से आप अच्छे से याद रख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देखिए, इससे आपके दिमाग में ये मैप अच्छे से बैठ जाएगा। तो आपको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जितने भी शहर थे, जिस भी स्थान पर लोकेट थे, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों, एक सारणी के माध्यम से हम समझेंगे कि जो हड़प्पा कालीन जो स्थल थे हमारे, उनको किस किस व्यक्ति ने खोजा था, वो आज के टाइम पे वर्तमान में वो कौन सा क्षेत्र पड़ता है, प्रमुख नदी कौन सी है, वर्ष किस वर्ष में खोजा गया था, और उस स्थल पर जो हमको जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस किस स्थल से। तो पहले नंबर पे आता है हमारा हड़प्पा, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा को राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स जी के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। ये पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये वर्तमान क्षेत्र पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां पे है। ये रावी नदी के किनारे स्थित था, 1921 में खोजा गया था, ठीक है। तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जो हाईलाइट में आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, वैसे तो आपको सारे पॉइंट याद करने हैं, लेकिन जो हाईलाइट में दिखाई दे रहा है ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सीधा सीधा आप इनको भी याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हड़प्पा में अगर देखा जाए तो जो प्राप्त साक्ष्य थे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना अन्नागार, ठीक है। अन्नागार जिसको धान्यागार भी बोल देते हैं, ये एक बहुत बड़ा जिसको बोल सकते हैं कि अनाज रखने का एक बहुत बड़ा एक होल टाइप का था, ठीक है। ये बड़ा साइज का था अन्नागार। लाल पत्थर से बना मानव का धड़, चित्रित मृतभांड और R37 कब्रिस्तान, ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा गया है। R37 कब्रिस्तान, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, मछुआरे का चित्र और तांबे की इक्का गाड़ी, ठीक है दोस्तों, तांबे की इक्का गाड़ी, ये भी आपको याद रखना है। आपको मेनली कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं हड़प्पा के टाइम, हड़प्पा स्थल में जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य हमको मिले हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। पहले नंबर पे जैसे अन्नागार याद रखिएगा, फिर R37 कब्रिस्तान और एक तांबे की इक्का गाड़ी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे अपना आता है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने, इन दोनों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये लरकाना जिला जो कि सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे स्थित है आज के टाइम पे, सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में खोजा गया था ये, ठीक है। ये स्थल सिंधु नदी के किनारे है। देखिए दोस्तों, हमको ये जो जितने भी पॉइंट है ना, इनमें अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इसके 50 से 60% चांसेस होते हैं कि इसी जो सारणी आप अब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इसी सारणी से पूछा जाता है। मेनली क्वेश्चन इधर से ही आता है कि वो पूछ लेता है कि भाई बताइए, जैसे चनहुदड़ो है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था, या इसकी खुदाई किसने की, या सबसे इंपॉर्टेंट में जो अपने साक्ष्य हैं कि चनहुदड़ो से कौन से साक्ष्य मिले हैं, या ऐसे पूछ सकता है कि जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कौन से स्थल से मिले हैं। तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
तो हम आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से हमको मिले हैं विशाल स्नानागार। ठीक है दोस्तों, विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। सभा भवन, दाढ़ी वाला पुजारी, पशुपति की मोहर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी तराजू और पूर्ण शवाधान। ठीक है दोस्तों सॉरी, पूर्ण समाधान से तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति था उसका पूरी तरह से उसकी जैसे कि बोल सकते हैं कि मतलब उसको आधा अधूरा ना तो दफनाया जाता था ना जलाया जाता, तो उसका पूरी तरह से दाह संस्कार किया जाता था, इसी को बोलते हैं पूर्ण शवाधान। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे हमारे पास टॉपिक आता है चनहूदड़ो, जिसको इसकी खोज की थी NG मजूमदार ने। ठीक है दोस्तों, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है ये, और इसकी प्रमुख नदी है सिंधु नदी। ठीक है, 1931 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे मन के बनाने का कारखाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मन के बनाने का कारखाना, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, मिट्टी की बैलगाड़ी, लिपस्टिक, पाउडर और वक्राकार ईंटें, ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको खाली इस सारणी को एक बार देखना है, अच्छे से समझना है, और आप इस जो सारणी है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप एक मतलब खाली एक जगह से पूरा अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पे आते हैं लोथल। ठीक है, लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने, ये गुजरात में पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये प्रमुख नदी इसकी कौन सी है, किस नदी के किनारे पड़ता है, भोगवा नदी, 1957 में खोज की गई थी। लोथल की सबसे इम्पोर्टेंट बात खाली यही है कि यहाँ ये एक बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब जहाँ से मतलब जो जहाज वगैरह हैं वो किसी दूसरी जगह पे जाते थे, और दूसरी जगह के जहाज यहाँ पे आते थे, मतलब एक बंदरगाह था यहाँ पे। यहाँ के और स्थल में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं हमको, हाथी दांत, चाराक लोमड़ी, चावल की भूसी, चावल बाजरा और युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब कि जैसे जोड़े से जिसके दाह संस्कार वगैरह किया गया हो, जैसे आदमी औरत का हो गया एक साथ में, तो उसको बोलते हैं युगल समाधान। ठीक है, 5 नंबर पे आता है कालीबंगा। ठीक है, बीबी लाल, BK थापर और अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी। ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। इसी घग्गर नदी के किनारे कौन सी, इसी घग्गर नदी को अगर यहाँ पे अगर सरस्वती नदी लिखा है तो आपको वो भी ठीक करना है, क्योंकि घग्गर नदी का ही जो प्राचीन नाम है वो सरस्वती नदी था। ठीक है दोस्तों, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। आज इसके वर्ष की बात करें तो 1953 में खोजा गया था। यहाँ पे जुते हुए खेत, अग्नि हवन कुंड और चूड़ी का कारखाना, लकड़ी की नाली, सरसों, ऊंट की हड्डी। ठीक है दोस्तों, देखिए आप थोड़ा राजस्थान से रिलेट कर रहा है ये कालीबंगा, तो आप इससे थोड़ा याद कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में देखिए सरसों सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में होती है हमारे तो राजस्थान में होती है, तो इससे याद रख सकते हैं सरसों। सरसों एक पॉइंट हो गया। ऊंट हो गया, तो ऊंट से आपको राजस्थान अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, तो ऊंट की हड्डी भी राजस्थान से है। ठीक है, जुते हुए खेत हो गया, ठीक है, और चूड़ी का कारखाना, ये चारों पांचों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 हमारे टॉपिक हो चुके हैं। कौन कौन से स्थल हमने पढ़े हैं अभी तक? पढ़ाया है हमने, देखिए हड़प्पा पढ़ा है, उसके बाद है मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल और कालीबंगा, ये 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। आप इसको देख के, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी 6ठे नंबर पे अपना आता है, देखिए दोस्तों 6ठे नंबर पे अपना आता है सूरकोटड़ा। ठीक है, सूरकोटड़ा, ये जगपति जोशी के द्वारा इसकी उत्खनन किया गया था, इसकी खोज की गई थी, और वर्तमान क्षेत्र पड़ता है ये गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात में, और प्रमुख नदी है सरस्वती नदी। 1964 में इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? कलश शवाधान, कलश के साथ में मतलब शवाधान, घोड़े के अवशेष, तराजू, पलड़ा और अंडाकार कब्र। ठीक है दोस्तों, हमको अंडाकार कब्र अगर पूछी जाए, एग्जामिनर पूछ सकता है कि अंडाकार कब्र कहाँ से मिली है, तो हमको बताना होगा सूरकोटड़ा से मिली है, सूरकोटड़ा जो कि गुजरात में है। इसी तरह से कलश के साथ समाधान, और तराजू हो गया। तराजू का 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया, तराजू, तराजू को आप पक्का याद रखिएगा। इसके बाद में चलते हैं रंगपुर। ठीक है दोस्तों, रंगपुर, यहाँ इसकी खोज किसने की थी? SR राव के द्वारा खोज की गई थी। गुजरात में ये वर्तमान क्षेत्र है, ये भादर नदी के किनारे 1954 में खोज की गई थी, और ज्वार और बाजरा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आगे चलते हैं। रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोज की गई थी, रूपनगर पंजाब में पड़ता है ये, सतलज नदी के किनारे,
और 1953 वर्ष में खोज की गई थी तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ता दफन। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। रोपड़ से देखिए दोस्तों, इसको आप याद भी रख सकते हैं कि मानव के साथ कुत्ता दफन। देखिए दोस्तों, मानव है और मानव के साथ में एक कुत्ता दफन है, तो ये कुछ सीन ऐसा है कि जिसको देख के हम आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम रो पड़ते हैं। ठीक है, तो इससे आप जो है रोपड़ है ना, इससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि रो पड़े, किसको देख के रो पड़े, कुत्ते के साथ आदमी को दफनाया जा रहा है, इस सीन को देख के रो पड़े। ठीक है दोस्तों, कुत्ते के साथ मानव का जो दफन हो रहा है, ठीक है, इस सीन को देख के हम रो पड़े, तो इससे रोपड़ रिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, 90 नंबर पे आता है हमारा बनावली, जिसकी खोज की थी R.S. बिष्ट के द्वारा। हिसार हरियाणा में पड़ता है, ये सरस्वती नदी के किनारे, और 1973 में इसकी खोज की गई थी। यह एकमात्र सीधी सड़कों का शहर है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा कि एकमात्र सीधी सड़कों का शहर कौन सा है, बनावली। ठीक है, जौ के दाने, अंडाकार बस्तियां, मिट्टी का हल खिलौना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बनावली से कुछ पूछा जा सकता है तो पहले नंबर पे यही पॉइंट आता है कि मिट्टी के हल का खिलौना कहाँ से मिला है, तो ये हमको याद रखना है, बनावली से मिला है। ठीक है, और यही शहर है जो एकमात्र सीधी सड़कों का शहर है। ठीक है, आगे चलते हैं। राखीगढ़ी सूरजभान के द्वारा खोजा गया था, हिसार हरियाणा में पड़ता है, घग्गर नदी, और 1969 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सीधा एग्जाम में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है कि भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, उन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा भारतीय स्थल। ठीक है दोस्तों, वैसे तो सबसे बड़े स्थल में तो हो जाएंगे, जैसे हड़प्पा हो गया, अपना मोहनजोदड़ो हो गया, लेकिन ये अपने भारत में नहीं है, ये हमको याद रखना है। भारत के अंदर अगर पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी होगा, जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से हमको टेराकोटा ईंटें, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोट दीजी, ये फजल खान के द्वारा खोजा गया था, पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी। ठीक है, चित्रित मृदभांड यहाँ से मिले हैं चित्रित मृदभांड, मातृदेवी की मूर्तियाँ, कांसे की अंगूठियाँ, पत्थर के बाणाग्र। ठीक है, यहाँ ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ से खाली थोड़ा आप ये याद रख सकते हैं कि चित्रित मृदभांड मिले हैं कहाँ से, हमको कोट दीजी से। ठीक है, धोलावीरा जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था, गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे पे 1969 में खोज की गई, और यहाँ से जल संग्रहण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा आप, इधर से खाली एक ही चीज मिली है, जल संग्रहण के साक्ष्य। तो एग्जामिनर के द्वारा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल संग्रहण का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कौन से स्थल से मिले हैं हमको। ठीक है, तो हमको सीधा याद रखना है, धोलावीरा से जल संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इस सारणी को आप पोज करके अच्छे से देख सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, इसको सारी जानकारी आपको एक साथ दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, पहला नंबर पे आता है नियोजित शहर एवं संरचना। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके शहर के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमको, और मतलब उसका शहर कैसा था इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, शहर आयताकार ग्रिड पद्धति में थे, जहां सड़कें समकोण प्रकार की थी। देखिए, आयताकार ग्रिड पद्धति का मतलब हो गया इस तरह का ये आयत हो गया, और जो सड़कें थी वो ऐसे समकोण के ऊपर काटती थी। ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर आयत सड़कें ऐसे 90 डिग्री के ऊपर काटती थी, खिड़कियां पीछे की ओर खुलती थी। ठीक है, उन्नत जल निकास प्रणाली थी, ये पॉइंट अच्छा है, उन्नत जल निकास प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सार्वजनिक विशाल स्नानागार था, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। इसे जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ठीक है, जो जॉन मार्शल था, इसने जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार, जो कि जिसकी लंबाई चौड़ाई हमने यहाँ पे देखी है, इसको विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, शहर के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो गई है कि वहाँ पे सड़कें समकोण पर काटती थी, आयताकार ग्रिड पद्धति में थे, उन्नत जल निकास प्रणाली थी। ठीक है दोस्तों, और जो विशाल स्नानागार था ना, जिसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, ग्रेट बाथ,
उसके बारे में एक जॉन मार्शल जो भी एक विद्वान था उसने बताया है कि यह एक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया और शायद इस टाइप का पूछा भी नहीं जाएगा। खाली आप इतना याद रखिए कि उन्नत जल निकास प्रणाली थी, और जो जॉन मार्शल था ना उसने जो विशाल स्नानागार था इसको आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। ठीक, कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मुख्य फसलें थी उस टाइम पे, जो मुख्य फसलें थी वो कौन कौन सी थी? गेहूं, जौ, राई और मटर। ठीक है, जो चावल थे वो केवल रंगपुर और लोथल में पाया जाता था। ठीक है, और बाजरा केवल लोथल और महाराष्ट्र में। ठीक है, चावल था वो केवल रंगपुर और लोथल में, बाजरा केवल लोथल और सौराष्ट्र में। ठीक है, ये चारों फसलें आपको पक्का याद रखनी है, गेहूं, जौ, राई और मटर। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लकड़ी के हल से खेत जोतते थे। ठीक है, अन्य फसलें सरसों, तिल, कपास। विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन यही हुआ था, इसलिए यूनानियों ने इस जगह को सिंडोन कहा। ठीक है, देखिए विश्व में सबसे पहले जो कपास का उत्पादन था ना, ठीक है, वो यहीं पे हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है सॉरी, इसीलिए यूनानियों ने इस जगह को सिंडोन कहा था। ठीक है दोस्तों, सिंडोन, और सिंडोन से फिर ये शब्द बिगड़ के आगे इंडिया में कन्वर्ट होता है। तो यूनानियों ने सिंडोन इस जगह को किस लिए कहा था? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया गया था। हमको याद रखना है कि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा या सबसे विश्व में सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो यही सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, पशुपालन की बात करते हैं। पशुपालन, गाय बैल, बकरी, सुअर और भेड़ पालते थे। ठीक है, और हाथी, बिल्ली, गधे, ऊंट भी थे। ठीक है, कुबड़ वाला सांड प्रिय पशु था, ये इंपोर्टेंट कीजिएगा। गैंडे का साक्ष्य अमरी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गैंडे का साक्ष्य अमरी से प्राप्त हुआ है। घोड़े का साक्ष्य सूरकोटड़ा और लोथल से प्राप्त हुआ है, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में। देखिए स्टार वाले आपको याद रखने हैं कि एक तो कुबड़ वाला सांड था वो प्रिय पशु था। ठीक है, और जो घोड़े के साक्ष्य हैं वो सूरकोटड़ा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, प्रौद्योगिकी शिल्प। यहाँ पे कांस्य पत्थर का ज्ञान था उस टाइम पे लोगों को। जो तांबा था वो खेतड़ी से मंगवाते थे, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और एक जो टीन है वो अफगान से मंगवाते थे, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। वहाँ पे लोग कुम्हार का चाक, ईंट बनाना, नाव बनाना, मृदभांड बनाना, ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे समाज में। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट है, जो तांबा खेतड़ी से मंगवाते थे, खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और जो टीन था वो अफगान से मंगवाते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जो व्यापार है, व्यापार या वाणिज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो मुख्य व्यवसाय था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। ठीक है दोस्तों, इसको आप डबल स्टार कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती थी। जैसे किसी को गेहूं की ज़रूरत है तो उसने चावल दिए और उसके बदले में गेहूं ले लिया। ठीक, इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। और कृषि भी थी उस टाइम पे, व्यवसाय में कृषि का भी था चलन। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है हमको, अगर दोनों आ गए, व्यापार और कृषि आ जाता है, तो हमको व्यापार को टिक करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, वस्त्र उद्योग केंद्र मोहनजोदड़ो में था। बाट और तोल चट पत्थर से बने थे, 16 व उसके आवर्तक थे। जैसे जो बाट में प्रयोग होता था तोल, माप तोल के लिए, तो 16 और उसके आवर्तक, मतलब जैसे कि 16 का बाट था, उसके बाद जैसे 64 का बाट, उसके बाद 160 का बाट, इस तरह से 16 के गुणज हम मान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से बाट थे। धातु सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था उस टाइम पे, जो धातु के सिक्के थे उनका प्रयोग नहीं था। ठीक है, अभी देखिए मेसोपोटामिया जो इराक को बोलते हैं, उधर की जो सभ्यता थी,
से व्यापार स्थल व समुद्री दोनों प्रकार से होता था। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया मतलब जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थी, जो इराक की सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया की, उधर से स्थल और समुद्री दोनों प्रकार से व्यापार किया जाता था। जो लिपि थी वो चित्रलेखात्मक व गोमूत्रिका पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, लिपि मतलब लिपि पढ़ नहीं सकते। ठीक है, जो कि हमको सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिपि प्राप्त हुई है हमको वो खाली उसमें जैसे चित्र बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं खाली चित्र बने हुए हैं, वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, जिसकी जो लिपि थी वो पहली पंक्ति बाएं से दाएं मतलब इस प्रकार से, और अगली पंक्ति दाएं से बाएं इस तरह से लिखी गई थी। कुल 375 से 400 चित्राक्षर मिले जो पढ़े नहीं गए। ठीक है, पढ़ने का सबसे पहला प्रयास 1925 में L.A. वेडले ने किया, ये थोड़ा याद रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और चित्रलेखात्मक जो पद्धति है इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और व्यापार मोहरों और विनियमित भार आदि से चलता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिट्टी कांसे की 2 पहियों की खिलौना गाड़ी मिली है। चनहुदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों की खिलौना गाड़ी मिली है। और बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। ठीक, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये तीनों अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है तो आपको ये देखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 2 पहियों की मिट्टी की कांसे की गाड़ी, ठीक है, मिट्टी की कांसे की गाड़ी 2 पहियों की कहाँ से मिली है, तो हमको याद रखना है कि वो मिली है हमको मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और जबकि अगर पूछा जाए कि 4 पहियों का नाम लें तो चनहुदड़ो से, और खाली अगर ये पूछे कि सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान कहाँ से मिले, खाली पहिए के निशान कहाँ से मिले हैं, तो हमको बनावली से करना है। ठीक है दोस्तों, ये एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 2350 ईसा पूर्व आसपास के मेसोपोटामिया ग्रंथों में मेहुला के साथ व्यापार की चर्चा की गई है। ठीक है, ये मेहुला भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसी से रिलेट किया गया है। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया के ग्रंथ थे उनमें भी 2350 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार की कुछ चर्चा की गई है, उधर के जो भी ग्रंथ थे उनमें, क्योंकि इधर देखिए सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेहुला था। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों जो सभ्यताएं थी उनके बीच में व्यापार चलता था। अब ये देख लेते हैं हम कि आयात किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ से होता था। जो कि सोना था वो अफ़गान फारस से मंगाया जाता था। ठीक है, चांदी ईरान और अफ़गान से मंगाई जाती थी। तांबा खेतड़ी जो राजस्थान में है उधर से, टिन अफ़गान से मंगाया जाता था। लाजवर्द, ठीक है, ये मेसोपोटामिया और अफ़गान से मंगाया जाता था। सीसा ईरान अफ़गान से, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से, और शिलाजीत हिमालय से। ठीक है दोस्तों, इनमें से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ। एक तो जैसे सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, तांबा और टिन, ठीक है, ये और एक सेलखड़ी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इनको तो आप पक्का याद करना है आपको, सोना चांदी तांबा टिन और सेलखड़ी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से, क्योंकि एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है इधर से कि बताइए टिन सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मंगाया जाता था। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको सीधा याद रखना है टिन अफ़गान से मंगाया जाता था। ठीक है, निर्यात की बात कर लें तो जैसे ये तो आयात थी, उस टाइम पे ये चीज़ें आयात में ली जाती थी, मतलब बाहर से मंगाई जाती थी। और निर्यात मतलब कि देश से बाहर, सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर कौन कौन सी चीज़ें भेजी जाती थी, उनमें कृषि उत्पादन जैसे कपास की वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियाँ, चनहुदड़ो जहाँ पे मन के बनते थे, मनके का कारखाना था, वहाँ के मन की, हाथी दांत, तांबा आदि ये चीज़ें निर्यात की जाती थी दूसरी सभ्यताओं को। ठीक है, दूसरे लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सामाजिक संस्था की बात की जाती है तो मातृ देवी पूजा चलती थी, मतलब समाज मातृ सत्तात्मक था। समाज में जो एक माँ का स्थान है या जो नारी शक्ति का स्थान है वो सबसे ऊपर था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमको ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस तरह की सभ्यता थी, मतलब उधर का जो समाज था वो किस तरह का था, पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था या किस तरह का था, तो हमको याद रखना है मातृसत्तात्मक था। ठीक है, लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, मतलब शाकाहार मतलब
शाकाहारी भी थे और मांस खाने वाले मांसाहारी भी थे। ठीक है, व्यापारी पुजारी महत्वपूर्ण वर्ग थे। ठीक है, वहाँ के जो औरतें थी, ठीक है, जैसे केस सज्जा के उधर से हमको साक्ष्य मिले हैं। लोग दाढ़ी रखते थे, पाउडर, काजल, लिपस्टिक, सिंदूर, इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि लोग मतलब जो औरतें थी वो सजने संवरने में मतलब काफ़ी ध्यान देती थी। मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि औरतें आज से नहीं सदियों से ही इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। ठीक है, अच्छा, महिला और पुरुष दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में जो आभूषण का प्रयोग था वो कौन से लोग करते थे? खाली महिला या महिला पुरुष दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हमको बताना है कि महिला और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे उधर के मुख्य कार्य और क्या क्या करते, जैसे कि मछली पकड़ना, शिकार करना, बैल लड़ाई, ये मनोरंजन के साधन थे। मनोरंजन के लिए लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और बैल लड़ाई करवाते थे। ठीक है, शांति प्रिय लोग थे, किसी तरह का कोई भी खून खराबा या लड़ाई वगैरह इनको पसंद नहीं था, बिल्कुल शांति से रहते थे। जिए और जीने दोनों वाले लोग थे ये। ठीक, राजनीति की बात कर लेते हैं कि राजनीति के संगठन का अभाव था। यहाँ पे पुरोहित शासक नहीं थे जैसा कि मेसोपोटामिया में था। ठीक है, यहाँ पे जो कि शासन वगैरह था वो व्यापारी वर्ग के द्वारा किया जाता था। क्योंकि ये देखिए, हमने पढ़ा था कि ये एक जो समाज था वो मतलब कि व्यापार के दम पे चलता था। ठीक है, यहाँ पे मुख्य व्यवसाय ही व्यापार करना था लोगों का। तो जो उधर पे सीधी सी बात है, जो एक बड़ा व्यापारी होता था उसी का शासन चलता था। यहाँ पे कोई राजा वगैरह का शासन नहीं था जैसे कि बाहरी सभ्यताओं में था, जैसे कि मेसोपोटामिया में था। ठीक है, इस तरह का राजनीतिक संगठन कुछ नहीं था। जो एक यहाँ पे मतलब संभावना व्यक्त की गई है कि जो शासन था वो एक व्यापारी के वर्ग के द्वारा किया जाता होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। धार्मिक परंपराओं की अगर बात की जाए तो यहाँ मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जो उधर की जो जैसे भी हमको मोहर मिली है, जैसे सेलखड़ी से बनी हुई जो भी मोहरें थी उनमें 3 सींग वाले पशुपति शिव को योगी की मुद्रा में दिखा गया है और पास में हाथी, गैंडा और बाघ है। ठीक है दोस्तों, सिंहासन के नीचे भैंसा है और पैर के पास 2 हिरण है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको पक्का याद रखना है। धार्मिक मतलब कि नज़रिए से अगर इधर से क्वेश्चन आया तो इधर में पक्का पूछा जाएगा कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस मतलब देवता को योगी की मुद्रा में दिखाया गया है। तो पशुपति जो शिव था उसको योगी की मुद्रा में दिखाया गया है वहाँ की मोहर के ऊपर। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। और लिंग योनि की पूजा होती थी। ठीक है, और अग्नि की पूजा भी होती थी। ठीक है, लोग पीपल, कुबड़ वाले बेल की पूजा करते थे। जो कुबड़ वाला जो अपना बैल होता था, ठीक है, उसको क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा प्रिय भी मानते थे। ठीक है, तो उसी तरह से उसकी पूजा भी करते थे। और पीपल की पूजा जैसे आज की जाती है वैसे ही उस टाइम पे भी पीपल की पूजा होती थी। भूतों में विश्वास था लोगों का और ताबीज़ का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं अभी में। तो क्योंकि पशुपति जैसे शिव को योगी की मुद्रा में दिखाया गया, ये याद करना है हमको। ठीक है, लिंग योनि की पूजा होती थी, अग्नि पूजा, पीपल और कुबड़ वाला जो बैल था उसकी पूजा करते थे। एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये दोनों पक्का याद रखने। मृद भांड की बात की जाए, ठीक है, चौक को प्रयोग करते थे। अधिकांश लाल गुलाबी रंग के चित्रित मृद भांड और लाल काले रंग के। ठीक है, जैसे जो मृद भांड थे वो हमारे लाल रंग के। ठीक है, और कलरफुल मृद भांड थे। ठीक है, मृद भांड से मतलब हो गया कि जो भी जैसे जो अपने बर्तन वगैरह थे जैसे मटकी वगैरह हो गया। ठीक है, तो उन पे मतलब किस मोस्टली कौन से कलर में थे। ठीक है, तो वो मोस्टली लाल और गुलाबी कलर के थे और उनके ऊपर चित्र भी थे। ठीक है, किसी तरह के चित्र भी बना के रखते थे, जैसे लाल और काले कलर के जो चित्र थे वो भी थे। चित्र किस किस के थे, जैसे पेड़ के, पक्षी के और जानवरों के चित्र थे उस पर। ठीक है, अच्छा, टेराकोटा आकृतियाँ की आकृतियों में क्या था, मातृदेवी, सींग वाले देवता का मुखौटा और खिलौना आदि टेराकोटा से बने हुए वहाँ से मिले हैं हमको। और शवाधान प्रणाली, पूर्ण शवाधान और आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की प्रणालियाँ मिलती है हमको कि तीनों प्रकार से जो कि मरने के बाद जो भी व्यक्ति की डेड बॉडी के साथ किया जाता है उसको पूर्ण रूप से उसका समाधान किया जाता था, आंशिक रूप से भी किया जाता था और दाह संस्कार भी किया जाता था, मतलब जलाने के बाद। ठीक है, तो ये तीनों प्रणालियाँ उधर से मिलती हैं।
आगे चलते हैं। मोहरों की बात की जाए तो मोहरों में अधिकांश 2 इंची वर्गाकार सेल खड़ी से निर्मित, सेल खड़ी एक धातु समझ लीजिए आप, ठीक है। सेल खड़ी से निर्मित जो वर्गाकार जो मोहरें होती हैं वो मिली हैं उधर से। मोहरों में एक तरफ जानवर जो कि गाय नहीं थी, ठीक है, या मानव की आकृति मिली है उधर से हमको, ठीक है, और दूसरी तरफ अभिलेख या दोनों तरफ अभिलेख, ठीक है दोस्तों। मतलब ये जो मोहरें थी उनमें एक तरफ तो एक जानवर की आकृति थी, या जानवर की आकृति मान लीजिए, या कोई मानव की आकृति, ठीक है, और दूसरी तरफ अभिलेख, अभिलेख मतलब कुछ लिखा हुआ था उस पर, या फिर दोनों तरफ अभिलेख था, ठीक है। तो इस तरह की हमको मोहरें मिली है। स्वास्तिक चिन्ह की मोहरें भी मिली है। देखिए दोस्तों, जो कि हम जानते हैं कि जो कि हमारा जो स्वास्तिक चिन्ह होता है वो ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। तो हमको ये प्राचीन काल से, मतलब जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे भी हमको जो अपना स्वास्तिक चिन्ह है ये मिला है, मोहरों के ऊपर खुदा हुआ मिला है। ये लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। लोथल से तांबे की मोहर और मोहनजोदड़ो व लोथल दोनों से नाव आकृति की मोहरें भी मिली है, ठीक है। अगर तांबे की मोहर की बात की जाए तो हमको केवल और केवल लोथल से मिली है, जबकि नाव आकृति की मोहरें की बात की जाए तो हमको लोथल और मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, स्वास्तिक वाला इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और एक ये सेल खड़ी से जो निर्मित मोहरें थी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पतन की बात की जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, देखिए दोस्तों, हम आज के टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे ये एक सिंधु घाट मतलब उस टाइम पे ये एक इतनी फलती फूलती मतलब की सभ्यता थी, लेकिन इसके बावजूद वो नष्ट हो गई क्योंकि हमको वहाँ से कोई लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसका मतलब जो विनाश था वो किस तरह से हुआ, कौन सी ऐसे मतलब कारण थे जिसकी वजह से इतनी फलती फूलती जो सभ्यता थी वो एकदम नष्ट हो गई, उसके क्या कारण थे। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं उसके पतन के, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। जो एक बाढ़ मतलब उस सभ्यता में बाढ़ आ गई होगी और इससे उसका मतलब विनाश हो गया होगा, तो ये किसने बताया है, SR राव और मार्शल मैके ने, ठीक है। भूकंप के कारण उस सभ्यता का विनाश हो गया, ये किसने बताया है, जॉन मार्शल ने, ठीक है। विदेशी आक्रमण के कारण हो गया, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने, ठीक है। भूतात्विक परिवर्तन के कारण उसका विनाश किसने बताया है, MR साहनी ने, और पारिस्थितिक असंतुलन बताया है फेयर सर्विस ने, ठीक है। तो आपको ये तीनों थोड़े याद रखने हैं। इनमें से एक बार जो ये बाढ़ वाला है ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आ चुका है, तो आप तीनों को अच्छे से याद रख सकते हैं कि बाढ़ का बताया है SR राव ने और मार्शल मैके ने, भूकंप का जॉन मार्शल, और विदेशी आक्रमण का बताया है व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने। ये तीनों आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, इन तीनों को याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। समकालीन सभ्यताएं मतलब कि जिस टाइम पे भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब फल फूल रही थी, उस टाइम पे संसार में दूसरी जगह पे, ठीक है, अन्य देशों में और भी उसके मतलब कि उसी टाइम पे अन्य सभ्यताएं भी थी। तो वो सभ्यताएं कौन कौन सी थी, मुख्य सभ्यताएं, जैसे एक चीनी सभ्यता, ठीक है। चीनी सभ्यता जो कि चीन की सभ्यता है वो पीली नदी के किनारे विकसित हुई थी। हमको खाली इतना याद रखना है कि कौन कौन सी सभ्यताएं थी, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि वो सभ्यता कौन सी नदी के किनारे या मुख्यतः कौन सी स्थल पे मतलब कि लोकेट करती थी, ठीक है। तो चीनी सभ्यता थी। एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट सभ्यता है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक की सभ्यता मानी जाती है, ये टिग्रिस नदी के किनारे विकसित थी। और एक मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे विकसित थी, ठीक है। तो ये तीनों सभ्यताएं उस टाइम पे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण की बात की गई है कि विद्वानों में, क्योंकि उधर से सिंधु घाटी सभ्यता से हमको कोई लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए नहीं है, तो हम मतलब एक अंदाजा ही लगा पा रहे हैं कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता मतलब उस समय से और उस समय तक अस्तित्व में थी। तो इसके बारे में काफ़ी विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। जॉन मार्शल ने बताया है कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस के द्वारा 2000 से 1500 ईसा पूर्व, रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 से 1750,
और एनसीईआरटी के हिसाब से 2500 से 1800 ईसा पूर्व। ये देखिए दोस्तों, आपको याद खाली ये करनी है रेडियो कार्बन के अनुसार, क्योंकि इसी को सबसे अभी तक में जितना भी था सारे विद्वानों ने जो भी राय दी है वो अपनी अलग जगह है, लेकिन अभी तक इसी को एक मान्यता दी गई है। ठीक है, सबसे बेस्ट में इसी को माना गया है। रेडियो कार्बन के द्वारा जो भी हमारी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो ये थ्योरी का सेक्शन था वो समाप्त होता है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में कुछ मतलब इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है और मतलब टॉपिक वाइज और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है। ठीक है, अब उसको कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। हमको कितना दिमाग में बैठा है, कितना दिमाग में नहीं बैठा है, उसको हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जिससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि हमारी तैयारी किस लेवल पे चल रही है, और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितने अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। ठीक है, और आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन से चलते हैं कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो आपको बताना है कि पुरालेख विद्या से क्या मतलब है कि सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या फिर भूगोल का अध्ययन। ठीक है, तो पुरालेख विद्या से मतलब है कि शिलालेख का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, शिलालेख मतलब कि पत्थर पे लिखे हुए प्राचीन काल के समय में जो भी लेख होते थे उनको शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या से अभिप्राय है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, ईंटों की जो कृत्रिम बंदरगाह था जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था कि खाली एक लोथल ऐसा स्थल था जहाँ पे बंदरगाह था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या जाति समाज। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक व्यवस्थित शहरी जीवन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2 पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है देवी माता की पूजा संबंधित थी। अब आपको देख के बताना है देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो देवी माता की पूजा होती थी ना, मतलब नारी शक्ति को महान बताया गया था, मातृसत्तात्मक समाज था, तो वो था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वोत्तम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमने पढ़ा था दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 6 है सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ, तो हमने पढ़ा था ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो आपको बताना है कि हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा कहाँ पर प्राप्त हुई थी। देखिए, हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जो रथ की प्रतिमा थी, रथ की एक प्रतिमा वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? दायमाबाद से। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा, हमने पढ़ा था लरकाना जिले में पाकिस्तान में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था? तो हमने ये पढ़ा था राई, गेहूं, जो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान्यागार। ठीक है दोस्तों, धान्यागार। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 11 है पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? ठीक है,
तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, सिंध। हमने पढ़ा था कि सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सही हो जाएगा 1921। हमने सारणी में देखा था 1921 में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी के द्वारा ये खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य का एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? राजस्थान राज्य में कौन सा स्थल है? तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो कालीबंगा है वो राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सूरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो सूरकोटड़ा हमने पढ़ा था ये गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो हमने पढ़ा था रेडियो कार्बन के अनुसार ये अपना 2500 से 1750 से 1750 या फिर 3500 से 2800 से 2000। देखिए दोस्तों, अगर सही की बात करें तो इनमें से कोई भी निश्चित नहीं हो सका है, इसको ऑप्शन ठीक होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 2350 से 1750 अगर कोई ऑप्शन में होता तो उसको हम करेक्ट मानते, लेकिन इनमें से किन्हीं में भी वो नहीं है तो हम ठीक नहीं मान सकते। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है दोस्तों, हमने ये मिस्र की सभ्यता भी पढ़ी थी, ये समकालीन थी, चीन की सभ्यता भी और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीक की सभ्यता उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका हम देखेंगे पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे नहीं थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा में नहीं थी। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन डी है, ये पूरा ठीक हो जाएगा। पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी में थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है, हमने पढ़ा था सूरकोटड़ा से हमको घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये हमने पढ़ लिया है, कालीबंगा राजस्थान प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हमने पढ़ा था जो सेल खड़ी जो पदार्थ होता था, तो इसी से उस टाइम पे मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो सेल खड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है दोस्तों, देखिए उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि अगर व्यापार और कृषि दोनों आ जाए तो हमको पहले नंबर पे व्यापार को रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ये एक व्यवस्थित जीवन जीते थे और शहरों में निवास करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हमने पढ़ा था हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो हमने पढ़ा है ये ईंटों से बनाए जाते थे उनके घर, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है,
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ठीक हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे, यह कहाँ से पता चलता है? ठीक है दोस्तों, तो इसकी जानकारी हमको लोथल से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा कालीन समाज शिकारी नहीं था उसमें, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, राजा तो था ही नहीं उस टाइम पे, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उस टाइम पे ये वर्ण व्यवस्था नहीं चलती थी। शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय तो थे ही नहीं उस टाइम पे। ठीक है, तो शिकारी नहीं थे, तो एक ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो 29 में कौन सा ठीक आएगा? उस टाइम पे जो आदमी जैसा काम करता था, जितनी मेहनत करता था, उसको उतना ही मजदूरी मिलती थी। सभी उस टाइम पे समान थे, इक्वल थे। ठीक है, तो समतावादी, उच्च समतावादी, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंध का नकलिस्तान या बाग किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंध का नकलिस्तान। ठीक है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हो, ये 2 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको स्थल और नदी से संबंध कराना है। स्थल, कौन सा स्थल कौन सी नदी से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, तो ए में हो जाएगा रावी। लोथल आपका कौन सी नदी के किनारे था? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे था। इसी तरह से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो इससे हमारा हो जाता है 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सही हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमको कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्र मिला है? तो हमने देखा था, पढ़ा था हमने, आद्य शिव के समतुल्य चित्र मिला था, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरों में किस पशु का चित्र अंकित है? तो हमने ये पढ़ा था, कौन से पशु का चित्र अंकित है? कुबड़ वाला बैल, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः जानी जाती है तो नगर नियोजन व्यवस्था के लिए, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा सही हो जाएगा? हड़प्पा, तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमको। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे संबंधित है? क्योंकि हमने देखा था शुरू में मैप में मांडा से संबंधित है। इसी तरह पश्चिमी सीमा में आ जाएगा सूत का गैंडोर। पूर्वी सीमा आ जाएगी हमारी आलमगीरपुर, और इसी तरह से दक्षिणी सीमा आ जाएगी दायमाबाद। ठीक है, तो हमारा ठीक हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने हर छोटे से छोटा
और हर एक बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपके लिए कराया है। इतना करने के बाद आपका ये टॉपिक आप ये समझ लीजिए बिल्कुल कंठस्थ हो जाता है। इसके अलावा एग्जाम में कहीं किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप खाली इसी वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपका सब कुछ कंफर्म हो जाएगा और आपको अलग से कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नोट्स और सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के डाले गए हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 39, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन गलत है? तो हम ऑप्शन ए देखते हैं, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल ठीक है। व्यापार अच्छे स्तर का था, बिल्कुल ठीक है। मातृदेवी उपासना बिल्कुल सही है। लोग लोहे से, ये गलत है। ठीक है, तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे उस टाइम पे, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन सा रंग किया हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लाल, नीला, हरा, पांडुप या काला। तो हमने पढ़ा था मैक्सिमम लाल रंग किया करता था, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ती है? तो इसका हमको सही आंसर देखना है। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, उत्तर प्राग ऐतिहासिक या आदि ऐतिहासिक काल। तो हमको आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है ये याद रखना है हमको। तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो अगर आपको किसी तरह का कोई थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ठीक होने के बाद ही अगली वीडियो बनाई जाए, तो थोड़ा क्षमा चाहते हैं आपसे अगर बीच में आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो सर जॉन मार्शल थे वो इस टाइम के खुदाई के प्रभारी थे। आपको ये वाला क्वेश्चन पक्का याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान, ये आपको याद रखना है, युगल शवाधान के साक्ष्य? हमने पढ़ा था दोस्तों ये युगल शवाधान कहाँ से मिला था हमको? लोथल से मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तांबे का रथ की बात की जा रही है, तो हमने पढ़ा था तांबे का रथ हमको मिला था दाहिमाबाद से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नृत्य करती हुई, क्वेश्चन नंबर 45 है, नृत्य करती हुई स्त्री की कांसे की मूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा स्थल था? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 में, चोंच में मछली दबाए हुए, चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ठीक हो जाएगा, लोथल पे हमने पढ़ा था। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में पुजारी की पत्थर की मूर्ति, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए हड़प्पा ठीक हो जाएगा, हमने पढ़ा था ये। देखिए दोस्तों, जो भी हम क्वेश्चन अभी करा रहे हैं वो सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। 99% आपको पूरे नोट्स में मिल जाएंगे। 1-2% जो भी अगर क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि ये नोट्स में नहीं है तो हम उसको अलग से स्टार मार्क कर रहे हैं, और आप खाली अगर पूरे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो उसी टाइम पे वो क्वेश्चन भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका 100% तैयारी यहाँ से हम करा रहे हैं। आपको कोई भी अलग से कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप इसी को रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका 100% पूरा श्योर सिलेक्शन होगा। इस टॉपिक से जितने भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको 101% ठीक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा काल के लोगों की प्रमुख फसल नहीं थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है प्रमुख फसल नहीं थी, तो नहीं ढूंढना है हमको। तो जो था उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों, दाल भी था, गेहूँ भी था, तो चावल नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, देखिए ये पूछा है भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, तो हमने पढ़ा था हिसार, राखीगढ़ी, हरियाणा का राखीगढ़ी हो जाएगा सबसे बड़ा स्थल। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस आकृति में फैली हुई थी? तो हमने शुरू में पढ़ा था इसका कि त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसकी लिपि थी वो अज्ञात थी, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन 53 का ऑप्शन नंबर सी, ये डी ठीक हो जाएगा, सॉरी, जल संरक्षण के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 54 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्तर से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल्का टेराकोटा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 54 में बनावली ठीक हो जाएगा, हमने पढ़ा था बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। हमने बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट किया है, और जो अगला टॉपिक अपना आने वाला है, इससे अगली जो क्लास आएगी उसके बारे में बता रहे हैं, वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आपके सामने आ रही है। ऋग्वैदिक काल, भूगर्भीय विस्तार, ये जो भी सारे टॉपिक हैं उस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। खाली आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव दे सकते हैं, आप सभी का वेलकम है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, खाली इतना ही कहना है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे।